हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो बने। मैं हूं गौरव। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। 2023 में वाई स्किल्ड वर्कर वीजा इज वेरी पॉपुलर। इतने सारे लोग जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके पे आ रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, पूरे जो स्टेप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप स्किल्ड वर्कर वीजा, और उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। स्किल्ड वर्कर वीजा इज अ यूके इमिग्रेशन प्रोग्राम बेसिकली डिजाइन टू अट्रैक्ट ऑल द स्किल्ड वर्कर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, अगर आप यूके आना चाहते हो स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर, तो आप आ सकते हो। आपको एक जॉब ऑफर लेने की जरूरत है बस यूके से, एक ए रेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू। वो कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीजा इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है और उस पर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है उसका, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, काफी सारी इंडस्ट्री में यहाँ पे स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। तो इसीलिए यूके के जो रिक्रूटर्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि अब्रॉड से अगर उनको टैलेंट मिल जाए तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। दूसरा रीजन जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। स्किल्ड वर्कर वीजा में क्या है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट है, डिफरेंट प्रोफेशन है जिसके अंदर आप जॉब ले सकते हो। तो ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट्स है, काफी ज्यादा, मतलब बहुत एक पूरी लिस्ट है। उसमें किसी भी जॉब टाइम में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें से आपको स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो मिल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हो तो सबसे कम आपको 3 साल का वीजा मिलेगा और 5 साल का वीजा भी मिल सकता है। तो बेसिकली अगर 5 साल पे कॉन्टिन्यूस आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे रहते हो तो यहाँ आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। इसी के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हो। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ रहे हो, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन साथ में आ सकते हैं। जितने टाइम को आपका वीजा मिलेगा उतना टाइम का ही उनको भी वीजा मिलेगा। साथ ही साथ डिपेंडेंट जो है यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रीजन है यहाँ पे आने का। सबसे लास्ट रीजन क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसी के साथ साथ मतलब जो यूके का डिस्टेंस है इंडिया से, वो कंपेयर करूं तो वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब कंट्रीज से काफी ज्यादा शॉर्ट है। तो अगर आप यूके आते हो तो यूके से इंडिया आप कभी भी जा सकते हो। 8 या 9 घंटे की फ्लाइट है। तो बेसिकली ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि लोग जो है वो यूके प्रेफर करते हैं यहाँ पे आना। साथ ही साथ यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, बारिशें होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बेटर है। आज धूप निकली हुई है काफी अच्छी। तो यही कुछ ऐसे रीजन है। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यहाँ का हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, काफी चीजें जो है यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है। तो इसीलिए लोग जो है वो प्रेफर करते हैं यूके आना स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है स्किल्ड वर्कर वीजा का। उसी के साथ साथ बात करेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं अप्लाई करने के। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहला जो है वो जॉब ऑफर। यहाँ पर आपको ए रेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक जॉब ऑफर चाहिए होगा। ए रेटेड एम्प्लॉयर का मतलब है वो एम्प्लॉयर जिनको गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइसेंस प्रोवाइडेड है या उन्होंने अप्लाई किया है, उनको प्रोवाइडेड है वो लाइसेंस, स्पॉन्सर लाइसेंस, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे मिनिमम स्किल लेवल होता है आरक्यूएफ लेवल 3। तो जितने भी जॉब लिस्टेड है यहाँ पे एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सारी जो है वो मिनिमम लेवल आरक्यूएफ लेवल 3 वाली जॉब्स है। अगर उससे नीचे कोई भी जॉब होती है तो उसमें आप स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं लगा सकते। उसी के ऊपर की जो जॉब्स होती है उन्हीं में ही आप स्किल्ड वर्कर वीजा लगा सकते हो। थर्डली यहाँ पे जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसमें इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, और ये जो आईएलटीएस का टेस्ट होता है या फिर एससीएलटी का जो टेस्ट होता है, बेसिकली लेवल B1 तक आपको चाहिए होता है। B1 लेवल का जो इंग्लिश टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा एससीएलटी के थ्रू, या फिर अगर आपकी कोई डिग्री आपने यूके से करी हुई है या फिर आपकी इंडिया में आपने जो डिग्री की हुई है वो इंग्लिश में है तो आपका एक उसको यूके नैरिक के थ्रू अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ मेंटेनेंस फंड्स, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा मेंटेनेंस फंड्स के लिए, तो आपको खुद मेंटेनेंस फंड दिखाना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर आपके डिपेंडेंट या फिर चाइल्ड आपके साथ आ रहा है तो उनके लिए भी कुछ पैसे मेंटेनेंस फंड जो है आपको दिखाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपका हो सकता है यूके का वीजा आपको ना मिले, यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा। तो किसी भी कंट्री में आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जब आप ये वीजा अप्लाई करते हो। तो अब तक हमने बात कर ली क्विकली वे में कि भाई यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा होता क्या है, क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है ये, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जॉब ऑफर। आपको यहाँ पे एक जॉब ऑफर चाहिए होगा ए रेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू। अब ए रेटेड एम्प्लॉयर वो होते हैं जिनको ऑलरेडी स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो प्रोवाइडेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ पे। और जब भी आपको उनके थ्रू जॉब मिलेगी तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलेगा, वो आपको वीजा में अप्लाई करना, वीजा के टाइम पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे जॉब कैसे ले सकते हो, read.co.uk है, monster.co.uk है, या फिर टोटल जॉब्स है, या काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इसी के साथ साथ लिंक्डइन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जितने भी यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हैं वो मोस्टली जो है वो
उनके सिलेक्शन जो है वो लिंक्डइन के थ्रू हुआ है, लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था जॉब पे। तो आप लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर सकते हो, एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं कुछ कंपनीज में, उनको कांटेक्ट कर सकते हो, कोल्ड ईमेल भेज सकते हो कि भाई कैसे आप उनको अप्रोच कर रहे हो, और आप एक टेम्पलेट बना के रखो एक बढ़िया सा, ताकि आप उनको जब भी अप्रोच करो तो एक बढ़िया सा टेम्पलेट आप उनको भेजो। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लियरली वहां पे मेंशन करो कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इफ यू कैन रेफर मी टू दिस पोजीशन। आप वहां से लिंक्डइन के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकते हो, और होपफुली आप अगर आपका वहां से सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक कॉस्ट लेटर मिलेगा जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है मिनिमम सैलरी की। मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो आपको 26,200 पाउंड ये आपको ईयरली सैलरी होनी चाहिए, या फिर पर आवर के बेसिस पे अगर कोई एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो 10.75 पाउंड पर आवर सैलरी आपको मिलनी चाहिए, या फिर गोइंग रेट। गोइंग रेट का मतलब होता है कोई भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका गोइंग रेट क्या चल रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट का अगर गोइंग रेट जो है वो 30,000 चल रहा है तो आपका 26,000 वाली अप्लाई नहीं करेगी, वहां पे आपको मिनिमम 30,000 सैलरी आपको वहां चाहिए ही होगी। तो ये बेसिकली गोइंग रेट होता है। तो ये एक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी जब भी आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करोगे। अब इसी के साथ साथ जो अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या अगला जो स्टेप है जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो जॉब के लिए, आपको एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट या फिर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो चेक करनी पड़ेगी। एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट वो है जिसमें काफी ज्यादा जॉब जो है वो लिस्टेड है, इनमें आप जॉब ढूंढ सकते हो और ये सारी एलिजिबल है। आप अगर आपको इनमें से कोई जॉब मिलती है तो आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो ले सकते हो। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वो है जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में लिस्टेड है, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलना काफी ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज है उन वाली जॉब्स की। तो ये जो दो लिस्ट है आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब जो अगला स्टेप आता है वो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार यूके आने के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। तो यस होती है, आपको मिनिमम लेवल B1 वाला टेस्ट आपको देना पड़ता है अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बेसिकली जो SCLT के थ्रू काफी ज्यादा अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स है यहाँ पे, आप यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन कौन से अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स है आउटसाइड यूके। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां से आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा और बहुत मुश्किल नहीं होता यार, बहुत ईजी टेस्ट होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर रहे हो और अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया दैट मीन्स आपको उतनी इंग्लिश ऑलरेडी आती है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का टेस्ट आप आसानी से पास कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई डिग्री है जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई यूके से कोई स्कूलिंग करी हुई है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया में या अगर आपने अपनी होम कंट्री में कोई भी एजुकेशन करी है वो जो इंग्लिश में है तो आपको एक एक्टिस के थ्रू, जो पहले यूके नेरिक बोला जाता था वो एक्टिस हो गया है, उसके थ्रू आपको अप्रूव करवानी पड़ेगी वो वाली क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली लैंग्वेज का क्राइटेरिया है, आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई। बेसिकली जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है। जब भी आप यहाँ पे जॉब लोगे तो आपका एक कॉस्ट लेटर आपको मिलेगा, उसमें आपका जॉब टाइटल लिखा होगा, सैलरी लिखी होगी, उसी के साथ साथ आपको एक ऑक्यूपेशन कोड लिखा होगा, स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर लिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वीजा एप्लीकेशन टाइम पे लगेगी। इसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश टेस्ट, तो आपको एक प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई आपने एग्जाम पास किया या फिर यूके नेरिक के थ्रू, एक्टिस के थ्रू आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है तो वो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको टीबी टेस्ट देना पड़ेगा जब भी आप यूके के लिए कोई भी वीजा लगाते हो जो कि 6 मंथ से ज्यादा का है। 6 मंथ का जो बेसिकली टूरिस्ट वीजा होता है उससे ज्यादा का है तो आपको एक टीबी टेस्ट जो है वो देना पड़ता है ताकि यहाँ ये लोग जो है वो चेक कर सके कि कोई भी बंदा इनकी कंट्री में आ रहा है उसको टीबी नहीं है। उसी के साथ साथ आपको एक वैलिड पासपोर्ट, ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए होगा इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडिशनली लगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ फंड्स, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगानी पड़ेगी। अगर आपके डिपेंडेंट्स या स्पाउस या फिर किड्स साथ में आ रहे हैं तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं और आपको प्रूव करना पड़ सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होंगे अगर आपके डिपेंडेंट भी साथ में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में यहाँ पे जॉब ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल सर्विस हो गई, तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होगा वहां का। अगर आप इन प्रोफेशन में नहीं ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हो या फिर कोई डिफरेंट ऑटोमेटिव में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है इंडिया से। ऑब्वियसली डेफिनेटली वो यूके वाले चेक तो करेंगे ही, रेफरेंस चेक के वहां पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट कोई ऐसा लेटर आपको बनवाने की जरूरत नहीं है वहां से। अब इसी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जॉब लेते हो किसी भी ए रेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू, अगर तो एम्प्लॉयर सारा कुछ स्पॉन्सर कर रहा है आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉयर के टाई अप होते हैं सॉलिसिटर के साथ। सॉलिसिटर जो है आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, उसके बाद सारा प्रोसेस वो खुद कर लेंगे। लेकिन अगर इन केस आपको खुद यहाँ पे अप्लाई करना पड़े तो कितना कॉस्ट लगेगा? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि होती है 625 से लेके अराउंड 1423 पाउंड के बीच में हो सकती है। इसी के साथ आपको IHS फीस देनी पड़ेगी, जो कि होती है 625 पाउंड पर ईयर। अगर आप 3 साल का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, अगर आप 5 साल का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से। IHS का मतलब होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि यहाँ पे आप हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पे जब भी आप वीजा टाइम में हो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे हेल्थ केयर लोगे तो ये उसका कॉस्ट होता है। इसी के साथ साथ आपको एक अपने अकाउंट में 1270 पाउंड दिखाने होते हैं। अगर ये कॉस्ट आपकी कंपनी कवर कर रही है तो आपको उस केस में नहीं दिखाने, बट अगर वो कवर नहीं कर रही है तो आपको ये दिखाने पड़ेंगे कि आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली। स्टार्टिंग में 1270 पाउंड आपको दिखाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके डिपेंडेंट साथ में आ रहे हैं तो उनकी कुछ कॉस्ट होती है जो कि आपको एडिशनली पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पार्टनर और चिल्ड्रन साथ में आ रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि उनको एक अपनी सेपरेट एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो जिसमें उनको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, अपने IHS हेल्थ सर्च चार्जेस पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 3 बंदे आ रहे हो, हस्बैंड, वाइफ और किड्स, तो हस्बैंड की अलग एप्लीकेशन लगेगी, वाइफ की अलग लगेगी और किड की अलग लगेगी। तो ये तीनों एप्लीकेशन अलग लगेगी, तीनों IHS चार्जेस जो है वो अलग लगेंगे। तो ये आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ मेंटेनेंस फंड्स होते हैं जो कि आपको डिपेंडेंट और चिल्ड्रन के लिए लगाने पड़ते हैं। अराउंड 285 पाउंड जो है वो आपके पार्टनर के लिए चाहिए होते हैं और 315 पाउंड जो है वो आपको चाइल्ड के लिए चाहिए होते हैं और एडिशनल 200 पाउंड फॉर एनी एडिशनल चाइल्ड। तो ये आपको जो मेंटेनेंस फंड्स है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। कई केसेस में क्या होता है एम्प्लॉयर जो होता है वो ये सारी चार्जेस जो है वो कवर कर देता है, क्योंकि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे रहा है, वो अपनी कंट्री में बुला रहा है आपको रिक्रूट करके, तो मोस्टली केसेस में वही सारी चार्जेस जो है वो कवर कर लेते हैं और ये उनके कॉस्ट लेटर पे या वो लेटर देंगे आपको, उस पर लिखा होता है कि वो सारी चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो उस केस में आपको ये सारे पैसे जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं या फिर दिखाने पड़ते हैं मेंटेनेंस फंड्स आपके बैंक अकाउंट में। और ये जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है ये लास्ट 28 डेज की होनी चाहिए जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हो। तो एक बार जब आप अपना वीजा अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होती है, आपको VFS के सेंटर में जाना पड़ता है और वहां पर जाकर आपको एक फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं अपने सारे एप्लीकेंट्स के, और वहां पे एक बायोमेट्रिक आपकी फोटो क्लिक होती है। तो ये सारी करने के बाद आपका जो डिसीजन है वो अराउंड 3 वीक्स में आ जाता है, अनलेस के कोई और इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो आपको ईमेल करेंगे। अगर कोई और डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू भी हो जाए, अगर उनको डाउट हो UK VI को कि कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड है या जो भी है, उनको अगर डाउट होता है तो आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद होपफुली 3 से 4 हफ्तों के बीच में आपका जो वीजा है वो आ जाएगा। एक बार वीजा आ गया तो आप ट्रैवल कर सकते हो UK। और अगर आप UK आ रहे हो तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जो आपको UK के लाइफस्टाइल से फेमिलियर करवा देंगे कि यहाँ पे कॉस्ट कितना लगता है, रेंट कितना होता है, यहाँ पे मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, या फिर यहाँ पे ग्रोसरी का खर्चा कितना होता है, कहाँ पर आपको घर ढूंढना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो होपफुली इस वीडियो में हमने क्विक वे में ये डिस्कस कर लिया कि स्किल्ड वर्कर वीजा जो होता क्या है और इसी के साथ साथ क्यों ये पॉपुलर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अप्लाई करने के। तो एक आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हो स्किल्ड वर्कर वीजा, कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या होता है स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर आप अपने फैमिली पार्टनर के साथ आ रहे हो तो कितना कॉस्ट लगेगा आपका। तो होपफुली यार आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कोई भी आपके डाउट्स हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।